स्वागत है आपका जगदीप सिंह संधू सिंधु जी नई परख के मंच पर एक बार फिर। पंजाब, आप तो पंजाब में जमे हुए हैं और पंजाब इस वक्त देश की राजनीतिक घटनाओं के लिहाज से देखा जाए तो सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। एक केंद्र है अयोध्या और दूसरा केंद्र है पंजाब। पंजाब। अयोध्या में राम मंदिर में घोटाले की गूंज है और उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, केंद्र की मोदी सरकार पीएमओ के जरिए और योगी जी का सीएमओ, इन तीनों के बीच में एक खुफिया किस्म का गृह युद्ध चल रहा है। खैर, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम जो पंजाब में एक त्रिकोणात्मक जंग छिड़ी हुई है उसके ऊपर बात करेंगे। मेरी दो तीन जिज्ञासाएं हैं, उसी के सिलसिले में है। मेरी जिज्ञासा जी। केंद्र पे एक तो ये है कि क्या कांग्रेस ने अभी अपने सांगठनिक ढांचे में चुनाव के लिहाज से जो फेरबदल किए हैं, क्या वो फेरबदल काफी हैं कांग्रेस को पंजाब का चुनाव जिताने के लिए? नंबर एक बात। दूसरी बात यह है कि जो पंथिक राजनीति है, पंथिक राजनीति किस तरफ जा रही है? तीसरी बात, पंथिक राजनीति और आम आदमी पार्टी के बीच में जो एक झपट चल रही है, मुख्यमंत्री इसके केंद्र में है, उसका हश्र क्या होगा? इन्हीं तीन पहलुओं के इर्द गिर्द हम लोग अपनी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप विस्तार से इस बात पर प्रकाश डालें कि कांग्रेस ने जो किया है उसके राजनीतिक मायने क्या हैं। क्या कांग्रेस ने जो किया है वो पंजाब में उसकी वापसी, पिछले चुनाव में बहुत बुरी उनकी हार हुई थी, क्या पंजाब में उसकी वापसी हो सकती है, या ये जो किया है यही कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित होगा? जगदीप जी। देखिए, जो पंजाब में अभी एक निर्णय किया गया है कांग्रेस की हाईकमांड के द्वारा, ये हाँ। एक लंबी कवायद थी। पिछले काफी 6 महीने से ये कवायद बार बार चल रही थी और इसमें पिछले 1 महीने में 2 महीने में लगभग 3-4 बड़ी मीटिंग हुई है केंद्रीय हाईकमांड के साथ कांग्रेस की। उसमें मुख्य बात ये थी कि प्रदेश का जो कांग्रेस का अध्यक्ष है, उनका जो नेतृत्व है उसको बदला जाना चाहिए। हम्म। और जो अन्य जिताने लायक चेहरे हैं जो अपने दावे करते हैं, उनमें से किसी को लाया जाना चाहिए। ये उसमें एक मुख्य चल रहा था और वो इसकी वजह ये थी कि जो अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग है, वर्तमान मुख्य जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जिस प्रकार से वो बयान देते हैं, उनके द्वारा दिए गए कुछ बयानों पे बार बार आपत्ति हुई और प्रदेश के जो बड़े नेता हैं, जो सीनियर हैं, उनके द्वारा ये कहा जाता है कि वो प्रदेश में कांग्रेस का जो एक वृत्तांत है या एक ऐसा प्रचार है, उसको लेके और जो बड़े मुद्दे आम आदमी पार्टी की जिसमें विफलताएं हैं, उसमें कुछ बड़ा नहीं कर पाए। इसलिए जो प्रदेश की जनता है, वो कांग्रेस के प्रति विश्वास रख रही है, कांग्रेस को जिताना चाहती है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की कार्यशैली से जो लोग हैं, पार्टी के अन्य सदस्य हैं और अन्य कार्यकर्ता हैं, वो खुश नहीं, इसलिए वो परिवर्तन किया जाना चाहिए। इसको लेके एक जद्दोजहद चल रही थी। अब इस जद्दोजहद में ये आ गया था बीच में कि शायद प्रदेश में कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बदल दिया जाए और उसमें नाम जो मुख्य रूप से चल रहा था वो चरणजीत चन्नी का था और दूसरा जो नाम चल रहा था वो सिंगला का नाम था, विजय इंदर सिंगला। तो ऐसा माना जा रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा और अन्य कुछ लोगों को जिम्मेवारियां दी जाएंगी और कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा चुनाव के मद्देनजर बहुत मजबूत किया जाएगा ताकि अब की बार कांग्रेस अपनी बाजी किसी भी तरह से वहां हारे ना। और अभी एक ही प्रदेश उनके पास ऐसा बचा है जहां कांग्रेस की बड़ी प्रबल संभावनाएं हैं अब के विधानसभा जीतने की, उत्तर भारत की बात अगर करें तो यहाँ ऐसा लग रहा था। लेकिन जो निर्णय हुआ उसमें आ, प्रदेश के अध्यक्ष को वैसे ही रखा गया, प्रदेश नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा को वैसे ही रखा गया। इसके यानी अलावा राजा बर्डिंग अध्यक्ष बने रहे, प्रताप सिंह हाँ, बाजवा बाजवा विपक्ष के नेता बने रहे। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग अध्यक्ष बने रहे हम्म। और नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा को यथावत रखा गया। और हम्म। उसके अलावा पंजाब के चुनाव को देखते हुए 4 बड़ी कमेटियों का गठन कर दिया गया और उन कमेटियों में लगभग 19 बड़े चेहरे जो पंजाब के हैं उनको एडजस्ट किया गया। उनमें एक कमेटी जो कोर कमेटी,
जिसमें पंजाब का बड़ा चेहरा सुखजिंदर सिंह रंधावा को चेयरमैन बना दिया गया। दूसरी कैंपेन कमेटी जिसमें चरणजीत सिंह चन्नी को चेयरमैन बना दिया गया। तीसरी जो कमेटी बनी वो इलेक्शन मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी थी। चौथी मैनिफेस्टो कमेटी, जिसमें डॉक्टर अमर सिंह जो हैं वो पहले एक ब्यूरोक्रेट रहे, मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी रहे और अब वो मेंबर पार्लियामेंट हैं, तो एक उनको चेयरमैन बना दिया गया। उनके साथ जो अन्य चेहरे थे उनमें प्रगट सिंह है, सुखपाल सिंह खैरा है, सुख सरकारिया है, ओपी सोनी है, ये सब लोग उनमें नाम एडजस्ट करते चले गए। और इस तरह से एक कांग्रेस ने ये समझा कि अब की पंजाब में कांग्रेस का जो संगठनात्मक ढांचा है उसमें एक संतुलन बनाया जाए, लेकिन उसका जो रिपरकशन हुआ, उसका जो प्रतिफल दिखाई दिया, वो पंजाब में एकदम जब ये अनाउंस हुआ शाम को, तो अगले दिन लोगों में और पंजाब के कांग्रेस के हलकों में उस प्रकार का उत्साह नहीं दिखाई दिया और धीरे धीरे ये बातें निकलने लगी कि शायद जो अपेक्षाएं लोगों की थी और जो जनभावनाएं ऐसी हैं कि प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बदला जाना चाहिए था, वैसा नहीं हुआ। तो इसलिए उस प्रकार का ना उत्साह दिखाई दिया, ना उन नेताओं ने ऐसे बधाई संदेश दिए कि हाईकमांड ने एक अच्छा फैसला कर दिया। और उसको विपक्ष ने, आम आदमी पार्टी और सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने उसको उछाल दिया कि प्रदेश में कांग्रेस की खींचातान जो है रस्साकशी का नतीजा है और ये प्रदेश अध्यक्ष नहीं बदला जाना, उससे चन्नी की नाराजगी बढ़ गई। जगदीप भाई, और एक खबर तो ये भी चलाई गई है बीच में कि ये जो नाराज तत्व हैं और बड़े जी नेताओं के उसमें नाम है, राजा वडिंग का भी नाम लिया गया है, चन्नी का भी नाम जी लिया गया है कि ये दिल्ली जाके चुपचाप अमित शाह से मिलाए हैं। इस जी प्रकार की जी बातें भी ऐसी चलाई जा रही हैं, हालांकि मुझे झूठ लग रही है सारी बात ये। जी जी ऐसी समानांतर बातें चल रही हैं, लेकिन हाँ, इसको बल कैसे मिला कि कल शायद कल, हाँ कल की बात होगी, शायद कल की बात है। कल परसों चरणजीत सिंह चन्नी के यहाँ एक बड़ी बैठक आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने अपने समर्थकों को बुलाया था क्योंकि वो विचार चर्चा करना चाहते थे। और उसमें ऐसा जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें 32 के करीब पहले दौर में जो पूर्व विधायक और मंत्री वहां पहुंचे थे। और फिर कुल मिला के ये जो हल्का इंचार्ज या जिला अध्यक्ष और पूर्व जो प्रत्याशी रहे एमएलए के, वो मिला के ये 70-72 के करीब वहां पहुंचे। तो उसको बड़ा उछाला गया और ये बताया गया कि चरणजीत सिंह चन्नी एक अलग पार्टी बना सकते हैं, एक अलग गुट बना सकते हैं, ये सारा बड़ा तबका कांग्रेस का नाराज है ना। और उसके समानांतर फिर जो सुखजिंदर सिंह रंधावा है उनकी मुलाकात होती है कल दिन में अमित शाह से। और वो एक आधिकारिक तौर पे मुलाकात थी जिसके लिए उन्होंने 1 महीना पहले उनको कोई पत्र लिखा था और वो अपने 4 जिलों में जो स्थिति है गैंगस्टर को लेके, क्योंकि वो बॉर्डर एरिया गुरदासपुर, पठानकोट, तरन तारण, अमृतसर, और उनकी स्थितियों को लेकर उनको चर्चा करनी थी। लेकिन राजनीति में समय महज एक संयोग की तरह नहीं देखा जाता। राजनीति में कुछ संकेत ऐसे होते हैं जिनमें कई कयासराइयां भी उभर जाती हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जब सुखजिंदर रंधावा की मुलाकात अमित शाह से और तरुण चुग से होती है और उसकी फोटो जब वो जो तस्वीरें जब चैनलों पे आती हैं तो उससे एक समानांतर बात उठती है। और उसी बात में ये भी उठा कि चरणजीत चन्नी पहले मिल चुके हैं और जो अन्य कई बड़े नेता हैं वो भी अमित शाह से मिल चुके हैं, गुप्त रूप से मिल चुके हैं। तो इस तरह की समानांतर कयासराइयां, अटकलबाजी चल रही है। लेकिन उसका खंडन शाम को एक तरह से चरणजीत चन्नी ने कर दिया था कि मैं हाईकोर्ट के जो हाईकमांड का जो फैसला है हम उसका सम्मान करते हैं, उसके अनुरूप ही काम करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि जो जन भावनाएं कार्यकर्ताओं और इन नेताओं के द्वारा व्यक्त की गई हैं उनको मैं हाईकमांड तक जरूर पहुंचा के आऊंगा और उनको वहां राहुल गांधी तक उनके समक्ष रखूंगा। उसके जगदीप बाद भाई, जो भी एक बात ये फैसला होगा। बताइए कि आखिरकार आखिरकार आला कमान से इन लोगों को उम्मीद क्या थी कि आला कमान क्या करे जिससे वो आदर्श समीकरण बन सके नेतृत्व का और कार्यकर्ताओं का, जो उन्हें चुनाव चुनाव जिताने में सक्षम हो पाए। उम्मीद उनकी देखिए, थी क्या? पंजाब में एक ही डिमांड ज्यादा उठाई जा रही थी पिछले 2 महीने से, और वो डिमांड को ऐसे मल्टीप्लाई किया जा रहा था कि प्रदेश का जो नेतृत्व है वो चरणजीत चन्नी के हाथ में आना चाहिए। और प्रदेश में चरणजीत चन्नी जो दलित चेहरा हैं
उनको प्रदेश की कमान देके और चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाना चाहिए और उनको मुख्यमंत्री के तौर पे आगे स्वीकार किया जाना चाहिए अगर वो जीत पाते हैं तो ये एक बड़ी वहां की जो इक्वेशन है, जो समीकरण है, वो पंजाब में चल रहा था, ऐसा माना जा रहा। नहीं, लेकिन तो चन्नी तो दलित नेता है। चन्नी को अगर पंजाब कांग्रेस की एक खास परिस्थितियों में पिछली बार आम आदमी पार्टी से निपटने के लिए उनको बनाया गया था मुख्यमंत्री, लेकिन वो फ्लॉप रहा पूरा मामला, वो बिल्कुल नहीं चला। कांग्रेस की बहुत बुरी पराजय हुई। सवाल इस बात का है कि अगर अब तो कांग्रेस विपक्ष में है, तो उसे खोए हुए वोट हासिल करने हैं। तो खोए हुए वोट हासिल करने के लिए चन्नी को अगर बागडोर सारी सौंप दी जाएगी, तो कैसे वो जो जाट सिखों के वोट हैं वो कैसे हासिल करेंगे, कैसे वो जो हिंदुओं के वोट हैं वो किस तरीके से हासिल करेंगे, ऊंची जात के हिंदुओं के वोट कैसे हासिल करेंगे, और बाकी सारे वोट भाजपा की तरफ क्या चन्नी को बागडोर संभाल लेने से मिल सकते हैं, तो कांग्रेस को मिल सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो 2022 में जिस प्रकार से चरणजीत सिंह चन्नी को एक अवसर दिया गया था, वो उन्हीं परिस्थितियों में दिया गया था, ये देखते हुए कि पंजाब में जो 34 सीटें हैं जो दलित वर्ग से आरक्षित हैं, और उसके अलावा जो 31% के करीब दलित भाईचारा है, जो एक बड़ा मुश्त कांग्रेस के पक्ष में आ सकता है। लेकिन यहाँ एक कैच है इसमें, दुबे साहब। कैच ये है कि पंजाब में जो दलित वर्ग है, उसमें दो बड़ी विभाजन है। उसमें एक रविदासिया है और दूसरे जो हैं वो मजबी सिख हैं, और तीसरा अगर बात करते हैं तो राय सिख भी वहां हैं। लेकिन जहां रविदासिया अगर वोट करते हैं, जो द्वाबा में जिनका ज्यादा प्रभाव है, तो जो मजबी सिख है वो मालवा में ज्यादा प्रभाव है, वहां वो उनके विपरीत वोट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो एक मुश्त सारा जो वर्ग है एक मुश्त एक ही पार्टी की तरफ एन ब्लॉक जाता है, तो ऐसा नहीं है। और दूसरी बात ये है कि चन्नी के लिए कहा जा रहा था और ये प्रचार किया जा रहा था कि चन्नी को पंजाब में हिंदू, सिख, जट सिख, किसान वर्ग सभी लोग पसंद करते हैं, इसलिए वो चेहरा एक स्वीकार्य चेहरा है, इसलिए उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। और दूसरा उसके समानांतर ये था कि जो अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग है, इन्होंने अपने पिछले पूरे कार्यकाल में बड़े मुद्दों पे समझौतावादी एक दृष्टिकोण रखा, और ये भी कहा जा रहा था, इन पे आरोप लगाए गए कि इन्होंने भगवंत मान के साथ एक तरह का समझौता किया हुआ था। ये भगवंत मान का सीएम बनते ही मिलने जाना, उनसे मिलने गए थे गुप्त रूप से, ऐसा भी इन पे आरोप लगाया जाता है। तो इसलिए इस प्रकार के कुछ बातें वहां चल रही थी, जिससे ये लग रहा था या कहा जा रहा था कि चरणजीत सिंह चन्नी ही एक ऐसा चेहरा है जो पंजाब में उनको जीत दिला सकते हैं। जबकि ये देखिए कि 2022 में जब नवजोत सिंह सिद्धू को एक अवसर दिया गया पंजाब प्रदेश कैप्टन अमरिंदर को हटाने के लिए, और नवजोत सिंह सिद्धू उसके पीछे थे कैप्टन अमरिंदर को हटाने के लिए, तब भी ये बात हुई कि उनको प्रदेश प्रधान बनाया गया। और उसके बाद जब ये नए मुख्यमंत्री बनाने की बात आई, तो उनको सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम लगभग फाइनल हो गया बताते हैं। वो जाट सिख चेहरा थे, तो वहां नवजोत सिंह सिद्धू अड़ गए कि नहीं, जाट सिख चेहरा ये नहीं चाहिए, कि कोई और बनाया जाना चाहिए, क्योंकि दोनों के दोनों अमृतसर जिला से या माझा से आते हैं। तो उनके एवज में ये जो मौका है ये चरणजीत सिंह चन्नी को दे दिया गया। और उस वक्त में जो इतने दिन की सरकार चली, ये भी माना जाता था कि चरणजीत सिंह चन्नी का जो चेहरा है उतना ही पॉपुलर है और वो एक तरह से इस चुनाव को निकाल लेंगे। लेकिन जब चुनाव के परिणाम आए तो चरणजीत सिंह चन्नी अपनी दोनों सीटें हार गए। वो 2 सीटों से चुनाव लड़े थे। एक उनकी जो परंपरागत सीट है चमकौर साहब, और दूसरी जो एससी सीट है, जो आरक्षित श्रेणी की सीट है भदौड़, वो दोनों की दोनों सीटें हार गए और बुरी तरह से हारे। और पंजाब में जो कांग्रेस की गति ऐसी हुई कि वो सिर्फ 18 सीटों तक सिमट गई। तो वो जो प्रयोग है, उस तरह का प्रयोग, या वो एक जो पॉपुलरिज्म का एक जो फिनोमिना था, वो पहले ही आजमाया जा चुका है, उसको नहीं माना जा सकता। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आपसी जो खींचातान है, गुटबाजी है, उस गुटबाजी को थामने की कोशिश करना, ये ऐसा माना जाता था पंजाब के आम मतदाता के द्वारा या पंजाब के लोगों के द्वारा कि कांग्रेस की हाईकमांड उस गुटबाजी को थाम दे। लेकिन अब जो निर्णय उन्होंने किया है, उसमें एक तरह से संतुलन बनाने की कोशिश की है, और हर किसी व्यक्ति को, हर क्षेत्र को उन्होंने कोशिश की है कि उसका प्रतिनिधित्व रखा जाए। हालांकि उसमें भी कमी रह गई है,
जो 50% के करीब आधी आबादी जो महिलाओं की है, उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व नगण्य है। केवल एक नाम है रजिया सुल्तान का, जो मलेरकोटला से आती है। बल्कि आज ही उनके जो परिवार से हैं, पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा, उन्होंने भी एक खुला पत्र लिख दिया हाई कमांड के नाम से, और उसमें भी एक विवाद होने लगा है कि चन्नी को ही आगे लाना चाहिए या जैसे भी। लेकिन हाँ, ये जो खींचातान है, इस खींचातान का यही एक समाधान लगता था हाईकमांड के द्वारा, कि वो एक चेहरा प्रदेश के अध्यक्ष और सीएम के नाम पे सामने बता दे, उसको जारी कर दे, जो कि रणनीतिक तौर पे आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी ऐसा ही चाहती है कि कांग्रेस भी उसी ट्रैप में आ जाए, जबकि कांग्रेस ने उस ट्रैप से बचने की कोशिश की और किसी को भी इस प्रकार से चेहरा नहीं ऐलाना। हाँ, चन्नी के यहाँ जो बैठक हुई, उस बैठक से एक संदेश जरूर निकल गया, और वो ये था कि जिस तरह से लोगों ने वहां कहा कि हमें जट सिख चेहरा, राजा अमरिंदर सिंह वड़िंग का जट सिख चेहरा हमें स्वीकार्य नहीं है, और ये नैरेटिव निकलना चन्नी जो दलित चेहरा उसके यहाँ से, तो ये जो डिवीजन की एक बात है, ये वही एक रणनीति है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 6 महीने में पंजाब में खड़ा किया है। तो उसी तरह का संवाद या उसी तरह का एक ये संदेश उधर से निकल के आ रहा है। इसका तो और मतलब ये ये हुआ ना लगता जगदीप भाई, इसका तो मतलब ये हुआ कि बजाय इसके कि परिस्थितियां स्पष्ट हों, बजाय हाँ, इसके कि लाइन ऑफ एक्शन स्पष्ट हो, कांग्रेस हाई कमान ने जो कदम उठाया, उससे उलझन पहले से ज्यादा बढ़ गई। और उससे उलझन हाँ, ज्यादा दलित बढ़ गई। चेहरा बनाम जाट सिख चेहरा, ये सब चीजें, और वो ये सब चलने लगा मतलब। अब इसमें सिंगला साहब की क्या स्थिति है इस वक्त? विजय इंद्र सिंगला जो है, अब वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं, और विजय इंदर सिंगला को हिंदू चेहरे के रूप में सामने लाया गया है। वो बड़ा चेहरा है, एक बड़े नेता भी हैं, और उनकी स्वीकार्यता भी है। लेकिन जिस तरह से संतुलन बना है, अलग अलग कमेटियां बनी हैं, जिसमें कैंपेन कमेटी में चेयरमैन लगा दिया गया है इनको, चरणजीत सिंह चन्नी को। अब लेकिन वहां अब लोगों का आपत्ति ये है कि चरणजीत सिंह चन्नी के अलावा जो प्रदेश प्रधान है, जब टिकटों का बंटवारा होगा तो वो बैठेंगे, तो चरणजीत सिंह चन्नी की ज्यादा चलेगी नहीं। इसलिए बहुत से लोगों, ये एक्चुअल में क्या है कि निजी जो गुट की अपने अपनी महत्वाकांक्षा है, ये उसका एक उदाहरण बनता जा रहा है, और उस प्रकार से ये एक विरोधाभास और अंतर्द्वंद और एक अंतर घर्षण बनता जा रहा है। तो क्या अब आला कमान की समझ में आ रहा है कि जो उसने किया वो दरअसल उससे अपेक्षित नहीं था, कुछ और करना चाहिए था? आला कमान को कुछ इस तरह का संदेश मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं, देखिए, इसमें 4-5 बड़ी मीटिंग हुई थी, इसमें 3 ऑब्जर्वर भी लगाए गए थे, और इनसे सभी बड़े नेताओं से राहुल गांधी ने व्यक्तिगत तौर पे लंबी बातचीत करने के बाद ये फैसला किया। और राहुल गांधी के बारे में ये कहा जा सकता है, या केंद्रीय कमान के बारे में, हाई कमांड के बारे में कहा जा सकता है, राहुल गांधी ने बड़े स्पष्ट तरीके से पार्टी अनुशासन के लिए बड़ा जोर दिया था, और ये कहा था कि जिसको जाना है जाए, मुझे दबाव की राजनीति नहीं, मुद्दों की राजनीति करनी और देश के उद्देश्यों की राजनीति करनी। और वो स्पष्ट भी हो रहा है राहुल गांधी की तरफ से। अब जिस तरह से ये पंजाब में जो घटनाक्रम हो रहा है, ये पार्टी के लोगों के द्वारा ये जो चीजें सामने लाई जा रही हैं, ये उस दायरे में नहीं आती जहां जो राहुल गांधी का नेतृत्व है, वो उस लाइन में नहीं आती, ये उसके विपरीत जा रही हैं। तो राहुल गांधी में पे मुझे नहीं लगता कि उनके यहाँ इस चीज की कोई कंफ्यूजन होगा। मुझे लगता है ये सारा निर्णय एक क्लैरिटी के द्वारा किया गया है, और हाईकमांड के द्वारा ये जो फैसला किया गया है या ये एडजस्टमेंट की गई है, इसमें बिल्कुल क्लैरिटी है, और राहुल गांधी को ये बिल्कुल क्लैरिटी है, या उन्होंने अनुशासन के लिए बिल्कुल ये स्पष्ट कर दिया है, 2 बार स्पष्ट कर चुके हैं कि पार्टी में अनुशासन और पार्टी के जो उद्देश्य हैं उनके अनुरूप ही आगे चलना होगा। और आने वाले समय में देखते हैं कि इसमें अब किस प्रकार की डेवलपमेंट होती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी या केंद्रीय कमान के द्वारा ये सारा स्पष्ट तरीके से किया गया है, और जितने अन्य लोग हैं उनके द्वारा कोई ऐसा नाराजगी जाहिर प्रकट नहीं की गई। उन्होंने सभी ने अपनी तरफ से घोषणा की है, भले ही वो सुखजिंदर रंधावा हो, भले ही वो प्रगट सिंह हो, भले ही वो दूसरे बड़े नाम हो, उन्होंने ये कहा है कि पार्टी ने जो फैसला किया है हम उसका सम्मान करते हैं और उसी के अनुरूप काम करेंगे। तो ये और ये चुनाव में अभी 6 महीने हैं,
तो हो सकता है कि ये जो एक नाराजगी का एक फैक्टर है, ये कुछ टाइम के लिए रहे, हफ्ता 2 हफ्ता रहे और धीरे-धीरे ये चीजें सेटल हो जाएँ। इसमें एक चीज बता देता हूँ कि जितने भी ये लोग इकट्ठे हुए थे, इनमें से ज्यादातर लोग, मोर देन 70% वो अपना चुनाव हारे हुए हैं 2022 में। अब उनको दोबारा इसलिए उम्मीद लगती है कि लोगों का मन बना हुआ है कि जो आम आदमी पार्टी का ग्राफ गिरा और जिस प्रकार से अकाली दल वहां मजबूत नहीं है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी वो सृजन नहीं दिखा पा रही है, उसके पैर आधार उतना नहीं बन पा रहा है, तो उनको लगता है कि लोगों में जो विचार है या लोगों की जो भावनाएं हैं वो कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई दिख रही हैं। इसलिए ये सभी नेता इस प्रकार का प्रयोग कर रहे हैं कि इनकी टिकट सुनिश्चित हो सके, वो चन्नी के सहारे अपनी टिकट को सुनिश्चित होता देखना चाहते हैं। शायद हो सकता है कि ये एक कारण, बड़ा कारण हो, जो कल वो मीटिंग हुई और जी, चन्नी जी के घर पे हुई। अब आते हैं हम लोग थोड़ा पंथक राजनीति के ऊपर, जी, जो अभी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और जी, अकाल तख्त के बीच में जो एक विवाद चला, बेअदबी वाला विवाद था। जी, अच्छा, उसके बाद में फिर मान के मंत्री, विधायक और मान पेश भी हुए वहाँ पर, और उनको ये भी कहा गया, एक अल्टीमेटम दिया गया कि आपने जो बेअदबी वाला कानून बनाया है, उस कानून में आप अमुक-अमुक संशोधन कर दीजिए। और मुझे जहाँ तक जानकारी है, अगर जानकारी गलत हो तो आप उसे दुरुस्त कीजिएगा, कि वो ये वहाँ आश्वासन देके गए कि हाँ, हम ये इतने दिनों में कर देंगे इसको। जी, उनको 1 महीने का समय दिया गया 1 था महीने जब का समय अकाल दिए गए। तख्त। तो क्या इससे हाँ। इससे क्या उन दोनों के बीच की समस्याएँ कुछ सुलझीं? नहीं, अभी ऐसा लग नहीं रहा, लेकिन उनको हाँ। 1 महीने का समय दिया गया है और उसमें हुँ, जो श्री अकाल तख्त साहब पे 29 जून को पंजाब के जितने भी विधायक, सिख विधायक थे, उनको सभी को बुलाया गया था और जी, वहाँ एक बड़ी मीटिंग श्री अकाल तख्त साहब के जो सचिवालय है, वहाँ की गई और श्री अकाल तख्त साहब के जत्थेदार यानी गडगत सिंह वहाँ मौजूद थे। उन्होंने उन सभी से पूछा कि आपने ये कानून बनाया है और इसमें जो आपत्तियां हैं आपको पता है और वहां फिर सारे ही जितने पक्ष और विपक्ष के जो एमएलए थे उनका वहां एक तरह से खुलासा हो गया कि बहुत से ज्यादातर लोगों ने, कानून बनाने वाले उन सभी विधायकों ने जिनको ये जिम्मेवारी कानून बनाने की, उन्होंने उस कानून को पास तो करवा लिया लेकिन उसको पढ़ा नहीं, उसका जो ड्राफ्ट था उसको ही नहीं पढ़ा और 2.5 महीने बीत जाने के बाद भी उस कानून को अभी तक नहीं पढ़ा कि उसमें कौन से आपत्ति योग ऐसे शब्द हैं या ऐसे तत्व हैं जिनका निवारण किया जाना चाहिए। लेकिन उस दिन की मीटिंग में श्री अकाल तख्त साहब के जत्थेदार ज्ञानी गडगत साहब ने बड़े संजीदा तरीके से इस सारी मीटिंग को कंडक्ट किया और पंजाब सरकार को ये बताया कि किन किन चीजों पे उनकी आपत्ति है और ये भी कि जो कानून आप बना रहे हैं वो पंजाब में पंथक धार्मिक मर्यादाओं को तय नहीं कर सकता और अगर आपको ऐसा करना है तो उसमें श्री अकाल तख्त साहब या जो सिख संप्रदाय हैं उनसे मशवरा करने के बाद और उस शब्दावली और मर्यादाओं के दायरे में उसको बनाना होगा। तो उसको जो उनकी आपत्तियां थी वो सरकार तक उन्होंने पहुंचा दी हैं इस कानून को लेके और उसमें सरकार को ये 1 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है कि इसमें संशोधन करके इसको लाया जाए। सरकार के द्वारा वहां आश्वासन दिया गया है कि हम इसका संशोधन करके इसको लाएंगे अब और उसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अरविंद जी, केजरीवाल की, भगवंत मान की, जिसमें अरविंद जी, केजरीवाल ने एक घोषणा की कि अमृतसर के अंदर सीता माता और लव कुश का एक भव्य मंदिर भी बनाया जाएगा। जी, 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 मतलब सिद्धांततः सरकार ने इसको सहमति दे दी है, जी, मंदिर जी, बनाने जी, को। आगे जी, मंदिर बनने की प्रक्रिया चलेगी तो उसकी वो जानकारी देंगे। लेकिन ये उन्होंने एक कदम उठाया है। जी, तो इसको उन्होंने बताया कि यहाँ जी, दुर्गियाना मंदिर भी है, यहाँ दरबार साहिब भी है और यहाँ पे अब लव कुश का और सीता माता का मंदिर भी होगा। अच्छा, अब ये इसको माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक लगाया गया एक मास्टर स्ट्रोक है। अ, ऐसा आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, जहां तक पंजाब की राजनीति का सवाल है और पंजाब में जो राजनीति अभी तक होती आई है उसके 4 ध्रुव मुख्यतः रहे हैं जो मैंने पहले भी बताया था।
एक सेकुलर राजनीति है जिसको कांग्रेस करती थी, दूसरी राजनीति जो पंथक राजनीति है, जो मीरी पीरी के सिद्धांत से निकलती है और जिसको अकाली दल करता रहा है, तीसरी दलित राजनीति थी और चौथी वाम राजनीति जो लेफ्ट राजनीति रही है। लेकिन दलित और वाम की राजनीति सिमट चुकी है, तो अभी पंथक राजनीति और जो सेकुलर राजनीति है केवल वो वहां चल रही थी पारंपरिक रूप से आम आदमी पार्टी के आने से पहले तक। लेकिन जो गवर्नेंस और सरकार की जो समाधान के लिए जिस प्रकार की संजीदा होने के ना चल कारण ये आम आदमी पार्टी को एक नया वहां रास्ता मिला। और पंजाब के लोगों ने एक प्रयोग किया था कि जो पंजाब की समस्याएं उसका समाधान शायद आम आदमी पार्टी कर देगी, क्योंकि इसका जो उत्पत्ति हुई है वो एंटी करप्शन मूवमेंट से हुई है और शायद इनके जो अपने सिद्धांत हैं वो ज्यादा अच्छे हो सकते हैं, तो ये अवसर उनको दिया गया। अब उनका जो 4.5 साल में आप देखिए कि आम आदमी पार्टी के द्वारा कोई भी समाधान उस प्रकार संतोषजनक पंजाब को दिए नहीं गए और उनका ग्राफ जिस तरह से गिर रहा है और जिस तरह से उनके एमपी छोड़ के जा रहे हैं, और ये भी बात आ रही थी कि पंजाब में जो विधायक हैं उनके कई विधायक के केस चल रहे हैं जो करप्शन के केसेस में फंसे हैं, तो उनका एक तरह से जो कह लीजिए कि पूरी तरह एक्सपोज आम आदमी पार्टी वहां हो चुकी। अब वो अपने आप को संभालने के लिए, अपने आप को वहां स्थायी रखने के लिए, अब उसके समानांतर भारतीय जनता पार्टी भी पंजाब में पिछले काफी समय से पूरी कवायद कर रही है, और वो एक तरह से एक ध्रुवीकरण, क्योंकि पंजाब में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो नहीं सकता, तो वहां एक वर्गीय ध्रुवीकरण की गुंजाइश को पैदा किया जा रहा है, और वो वर्गीय ध्रुवीकरण जो है वो हिंदू और सिख और दलित ये त्रिकोण में किया जा रहा है। तो उसको देखते हुए आम आदमी पार्टी ने अब जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल वहां घोषणा करते हैं अमृतसर में जाके, वो सीधा सीधा सा वही लाइन है जो भारतीय जनता पार्टी की लाइन। तो इससे ये कहा जा सकता है, मेरे को इसमें कोई शक नहीं रह जाता कि ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की लाइन पंजाब में अब टो करने लगे। और पिछले 3 सालों में 4 सालों में जिस प्रकार आम आदमी पार्टी ने और अरविंद केजरीवाल ने, जब किसान आंदोलन चल रहा था, एक याद दिला देता हूं कि किसान आंदोलन जब चल रहा था, जब हरियाणा के बॉर्डर बंद थे, तो लुधियाना में व्यापारी वर्ग के साथ बैठक में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि इस किसानों की वजह से, किसान आंदोलन की वजह से ये जो बॉर्डर बंद हुए, इससे व्यापारी वर्ग का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो उसमें किसान और व्यापारी वर्ग को आमने सामने खड़ा कर दिया गया। और इसी प्रकार से शहरी और ग्रामीण वर्ग को, जो इनकी लैंड पॉलिसी थी, उसके बाद भी इन्होंने उस तरह से शहरी और ग्रामीण वर्ग को खड़ा किया। और अभी एक नया जो मामला चल रहा है वो है पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार से आने वाले जो पंजाब में बसे हुए लोग हैं और जो ज्यादा संख्या में वहां बस गए हैं और काफी समय से बसे हुए हैं, उनके जो टकराव स्थानीय सिखों से हो रहे हैं और उनके प्रोटेक्शन में जिस प्रकार आम आदमी पार्टी खड़ी रहती है और जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं चीजें, वो जो टकराव है एक वो भी स्थिति बनती जा रही है वहां। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, आप एक बात याद दिला दूं, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के चुनाव में दिखाया कि वो सारे देश में जो बिहारी मजदूर गए हुए हैं, किस तरह उनकी गोलबंदी करके उनको ट्रेनों में और बसों में भर के बिहार ला सकती है और अपने लिए वोट डलवा सकती है। जी, उसने पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी ये दिखाया है कि जो उत्तर भारतीय और जो गैर बंगाली पश्चिम बंगाल में हैं और बाहर भी हैं, मतलब जो है, उनको किस तरह लाके वो बंगाल में अपने पक्ष में वोट डलवा सकती है। तो ये काम तो भाजपा ज्यादा कुशलता के साथ कर सकती है पंजाब में अपने पक्ष में। बिल्कुल कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल उस पे भी फोकस है। और इसीलिए आम आदमी पार्टी को लगा कि ये बड़ा वर्ग कहीं उनके हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि आप देखिए दिल्ली में जो जीत आम आदमी पार्टी को मिली थी और उसमें पूर्वांचल का बहुत बड़ा हाथ था। पूरे दिल्ली के अंदर जो पूर्वांचल आबादी है वो बहुत बड़ी समर्थक हमेशा आम आदमी पार्टी की रही है, और इनको लगता था कि अब ये जो वर्ग है ये पंजाब में उनके हाथ से ना निकल जाए, इसलिए उन्होंने अपनी तरह से एक वो हिंदू और ये भी जो लोग हिंदू आस्था को बहुत मानते हैं, इसी को लेके वो जो लाइन है धर्म की, उसको खड़ा करने की कोशिश की। और ये पंजाब का पूरा जो चुनाव है इसको धार्मिक दिशा में, धार्मिक ध्रुवीकरण की दिशा में आगे बढ़ा दिया। अब 70% के करीब इलेक्शन जो है वो पंथक टकराव, इनका जो पार्टी आम आदमी पार्टी का भगवंत मान का श्री अकाल तख्त के सामने चल रहा है उसके साथ,
और ये दूसरा समानांतर तौर पे हिंदू धर्म की इस व्यवस्था को या इस भव्य मंदिर को, जो सीता माता का मंदिर है, जिस प्रकार से राम मंदिर के एक आंदोलन की शुरुआत की गई थी, उसी प्रकार ये वहां भी उस तरह की रणभेरी बजाने की कोशिश कर रहे हैं और उसको उस दिशा में ले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पंजाब के जो असल मुद्दे हैं, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा बेअदबी का इंसाफ करना, जिसमें ड्रग्स को कंट्रोल करना, नशे को खत्म करना, जिसमें गैंगस्टरवाद को खत्म करना और जिसमें पानियों की रक्षा करना, पंजाब के जो हित हैं पानी को लेके, पंजाब के जो अन्य हित हैं, जो टेरिटरी के हैं, चंडीगढ़ को पंजाब को देना और जो शिक्षा का मसला है, जो रोजगार का मसला है, जो छोटे उद्योगों को रिवाइव करने का मसला था पंजाब का, क्योंकि पंजाब आप जानते हैं कि पंजाब एक ऐसा प्रदेश था जो शायद सारे भारत में छोटे उद्योगों के लिए सबसे बड़ा एक प्रदेश माना जाता था और इसकी इकोनॉमी उसमें बेस्ड थी, कृषि के साथ साथ छोटे उद्योगों पर। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं उनके जब समाधान होते दिखाई नहीं दिए 4.5 साल में, तो अब उस चुनाव में जब लोग उस चीज को उनको सवाल पूछें, तो उस सवालों से बचने के लिए ठीक वही एक प्रक्रिया अपनाई जा रही है जो भारतीय जनता पार्टी अक्सर अपनाती है, कि उस बात को धर्म के दिशा में मोड़ देती है। तो मुझे लगता है कि जो आपने सवाल पूछा, अरविंद केजरीवाल का जो वहां अमृतसर में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान दिया गया, वो सारे चुनाव को एक दूसरी दिशा में ले जाने की बात थी, क्योंकि इनको अपने अपने ही पार्टी के जो इनके सांसद छोड़ के गए, उसके लिए भी जवाब देना है कि आपने कैसे लोगों को पंजाब के लिए चुना। और ये सवाल बड़ा होता जा रहा है आम आदमी पार्टी के लिए कि आप जिन लोगों को टिकट देंगे, वो पंजाब के लोगों के वोट का मताधिकार वो जो उन्होंने दिया है, जो उन पे विश्वास किया है, उसके साथ दोबारा धोखा नहीं करेंगे। इस चीज की गारंटी कौन देगा? तो ये बड़ा सवाल, ये बड़ा एक उलझन पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए समानांतर तौर पे खड़ी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने उस दिशा में मोड़ा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद जगदीप जी। आपने बड़े जो मेरी जिज्ञासाएँ थी आपने बड़े व्याख्यात्मक अंदाज में अपना विश्लेषण रखा और उससे एक बात स्पष्ट होती है कि कांग्रेस किसी भी चेहरे को सामने लाकर अभी फिलहाल चुनावी तैयारी के मूड में नहीं है। कांग्रेस किसी जी, व्यक्ति को, किसी दलित को, किसी जाट सिख को या किसी अ, हिंदू चेहरे को लाकर चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। वो कांग्रेस के तौर पर चुनाव लड़ना चाहती है। जब चुनाव जीत जाएगी, तब शायद तय करेगी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नहीं देखिए मुख्यमंत्री। यहाँ एक बात और बता देता हूँ। देखिए 2024 के चुनाव में जो लोकसभा के चुनाव थे, उसमें 7 सीटें कांग्रेस को मिली। 7 सीटें मतलब 63 विधानसभा में कांग्रेस मजबूत है। हुँ, उसके अलावा 18 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस को 2 नंबर का वोट मिला। तो इसका मतलब हुआ 81 सीटों पे कांग्रेस की बहुत अच्छी हुँ, प्रस्थिति है। हुँ। नहीं ठीक है, मैं आपकी बात कांग्रेस समझ ही गया। एक बड़ी ऐसी पार्टी है पूरे हाँ, पंजाब में जिसकी 117 सीटों पे अपनी उपस्थिति है, जिसका अपना जनाधार। जी। ऐसी कोई पार्टी पंजाब में नहीं है जो पूरे पंजाब में 117 सीटों पे जिसका पूरा जनाधार। दूसरी तरफ आपका कहना ये है कि आम आदमी पार्टी अभी भी अपनी रणनीति को टटोल रही है जी, और उसने कोशिश की है कि वो किसी तरीके से जो पंथक राजनीति का विवाद चल रहा है, अकाल तख्त का विवाद चल रहा है मुख्यमंत्री से, तो उन्हें ये बहुत उम्मीद नहीं है कि उन्हें जाट सिखों के बड़े पैमाने पर वोट मिलेंगे। जैसे पिछली बार एक हवा में वोट मिल गए थे, तो उन्हें कुछ जी, दूसरे वोट चाहिए। उन्हें अपने जी, आप को बिल्कुल। टिके रखने के लिए कुछ दूसरे वोट चाहिए और उसकी वो तरह-तरह से कोशिश कर रहे हैं। एक सीता माता के मंदिर बनवाने की घोषणा कर दी, लव कुश का मंदिर बनवाने की घोषणा कर दी, उस तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तो ये एक तरह से देखा जाए तो पंजाब में लोग अपनी-अपनी राजनीति प्लॉट कर रहे हैं, अपना-अपना अपनी-अपनी राजनीति प्लॉट कर रहे हैं। लेकिन जल्दी ही ये नक्शा रणनीति स्पष्ट के होने लगेगा। आयत के तौर पर स्पष्ट होने लगेगा और आपकी निगाह उस पर रहती ही है, और हम लोग फिर से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद।